नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। भारत की मूल निवासी जिसे हम लोग अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित करते हैं, आप जब जब इनका इतिहास पढ़ेंगे एक चीज़ आप जरूर पाएंगे कि ये बिल्कुल ही समाज की मुख्य धारा से कटे नजर आएंगे। लेकिन यही आधुनिक भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती या फिर लोकतंत्र की शक्ति, जो किसी भी व्यक्ति को उसकी योग्यता के दम पे, चाहे वो पद कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे वहाँ पे स्टेबलाइज कर ही देती है। और इसी को बिल्कुल ही चरितार्थ कर दिया है यहाँ पे उड़ीसा की रहने वाली, ध्यान रखिएगा, मयूरभंज की द्रौपदी मुर्मू ने, जिसको भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पे चुन लिया गया है। अब यहाँ पे पूरे के पूरे भारत के इतिहास में देखेंगे तो पहली बार ऐसा हो रहा है जो इतने बड़े पद में आप कह सकते हैं या फिर लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली के रूप में एक ट्राइबल महिला यहाँ पे आ रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ से प्रश्न यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे सारे ही डायमेंशनों को मैंने कवर करने का प्रयास किया है कि आखिर ये जनजातियों के अधिकार क्या क्या हैं, और सबसे जो चैलेंजिंग टास्क होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास कि क्या अब सुधरेगी देश के आदिवासियों की हालात। ऐसे तमाम सारे जो प्रश्न हैं जो प्रीलिम्स में, मेंस में या फिर इंटरव्यू में यहाँ पे बन सकता है, एक एक सेगमेंट को मैंने कवर करने का प्रयास किया है। मेरे साथ बने रहिए। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्यूरी है तो व्हाट्सएप करें, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग किन किन बिंदुओं को हम लोग कवर करेंगे, चर्चा में क्यों है, जैसा कि आपको पता ही होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति यहाँ पे कौन लोग हैं, किनको किनको यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में रखा जाता है, उसके लिए टर्म एंड कंडीशन, शर्त यहाँ पे क्या है, और भारतीय संविधान द्वारा देखिए प्रदत्त आधारभूत सुरक्षा उपाय कौन से हैं, अर्थात इन जनजातियों के लिए कोई न कोई यहाँ पे किसी न किसी अनुसूची के माध्यम से, भाग के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से कौन कौन से यहाँ पे सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों के लिए हाल में सरकार के द्वारा की गई पहल क्या है। अब यही जो पहल की जा रही है यहाँ पे, अब कितना बड़ा रोल यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे कर पाएगी या फिर और भी नई जो योजनाएं हैं जनजातियों के लिए कर पाएगी, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। भारतीय जनजातियों के समक्ष विद्यमान जो समस्याएं क्या क्या हैं, आज भी अगर देखेंगे तो वे बिल्कुल ही मुख्य धारा से कटे नजर आएंगे। हालांकि वहाँ से एक तबका, एक कह सकते हैं कि जनजातियों में एक जो अपर क्लास है वो निकल के धीरे धीरे शहरों में तो आ रहा है, लेकिन अभी भी उसके लिए बहुत सारी यहाँ पे समस्याएं हैं। और एक बहुत बड़ा जो तबका अभी भी आप देखेंगे तो गांव में रह रहा है, जंगलों में रह रहा है, उनके पास यहाँ पे समस्याएं कौन कौन सी है। इनका लाइवलीहुड देखिए, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य चिकित्सा हो गया, ये इतना आसान नहीं होता है। सारे चीज़ों को यहाँ पे देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं भारत में जनजातियों को सशक्त बनाने के लिए क्या क्या यहाँ पे किया जाना चाहिए, जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। इंटरव्यू वगैरह में ऐसे चीज़ों को, मेंस वगैरह में यहाँ पे ज़रूर पूछता है। तो चलिए एक एक सेगमेंट को, इन सारी ही चीज़ों को हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। अब चर्चा में क्यों है, आपको तो इतना समझ में आ ही गया होगा कि भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में, ध्यान रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पे चुन लिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भारत के लिए तो कार्य करेगी ही करेगी, लेकिन चूंकि बार बार मीडिया वाले या फिर चूंकि इतिहास में पहली बार भी हुआ है कि भारत के इतिहास में दूसरी बार महिला राष्ट्रपति, और पहली बार कोई यहाँ पे अनुसूचित जनजाति समुदाय की, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर राष्ट्रपति बन रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि चर्चा में आना यहाँ पे तय है। और अब यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जनजाति सशक्तिकरण को लेके कितना ये मील का पत्थर साबित कर पाएंगे, अपने कम्युनिटी, अपने वर्ग के लोगों के लिए कितना ये कार्य कर पाएंगे, क्या उनको मुख्य धारा में जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे। तो ये चैलेंजिंग टास्क यहाँ पे उनके लिए रहेगा ही रहेगा। और ऑलरेडी देखिए संविधान की 5वीं एवं 6ठी अनुसूचियों में विशेष दर्जा भी दिया गया है। जैसे कि 5वीं अनुसूची में देखिए यहाँ पे ट्राइबल लोगों के लिए तो दिया ही गया है। 6ठा अनुसूची में देखिए खासकर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों को, जैसे कि मिजोरम, असम, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, ऐसे 4 स्टेट को वहाँ पे विशेष दर्जा में यहाँ पे रखा गया है। तो ऑलरेडी देखिए इतना प्रोविज़न किया गया है, लेकिन फिर भी अभी भी जनजाति मुख्य धारा से जुड़ नहीं पा रहे हैं। आज भी देखिए नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल ही कटा ही हुआ है, या भारत की एक बहुत बड़ी आबादी उनको, ठीक है, पूरी तरीके से काटने पे मजबूर कर रही है, लैंग्वेज को लेके, लाइफ स्टाइल को लेके,
कल्चरल को लेकर बिल्कुल वहाँ पे जब डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मिल नहीं पा रहे हैं। कलर आप कह सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं, शब्द हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अब आइए बात करते हैं हम लोग कि अनुसूचित जनजाति में आने के लिए शर्त क्या है। क्योंकि वर्तमान में देखिए जो जनजाति तबका के लोगों को लिए अच्छा खासा अगर देखा जाए तो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एससी वर्ग के लोगों को अगर 15% मिल रहा है, एसटी लोगों को यहाँ पे 7.5% मिल रहा है। तो अब यहाँ पे नो डाउट कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जो टास्क होगा खासकर निचले जाति के लोगों के लिए कि भाई हम भी जाके एसटी कैटेगरी में शेड्यूल ट्राइब में यहाँ पे शामिल हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे मापदंड हैं जो यहाँ पे पूरा करने के बाद ही उनको इस कैटेगरी में रखा जा सकता है। जैसे कि एक इसमें कमेटी है, लोकूर समिति, ध्यान रखिएगा, वर्ष 1965 में इस कमेटी को यहाँ पे बनाया गया था। इस कमेटी ने पूरा का पूरा स्टडी किया कि आखिर आज़ादी के बाद से देखिए किसको किसको अनुसूचित जनजाति के रूप में यहाँ पे रखा जाए। ये तो देखिए किसी भी कमेटी के लिए चैलेंजिंग टास्क होता ही होता है, और वैसे ही चैलेंजिंग टास्क इस लोकूर समिति के साथ ही था। तो देखिए इसने क्या किया, तो कुछ चीज़ों का स्टडी करना शुरू किया। जैसे 1931 का सेंसस पूरा इसने स्टडी किया, कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी किसकी जनसंख्या है। उसके बाद से प्रथम पिछड़ा आयोग, ध्यान रखिएगा, जिसको कालेलकर, ठीक है, कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, ध्यान रखिएगा। इसकी जो भी अनुशंसाएं थी, जो भी इसकी रिपोर्ट थी, 1955 इसको स्टडी किया। इसके अलावा SC ST सूचियों की समीक्षा संबंधी परामर्शदात्री समिति मैंने लोकूर समिति 1965 में ऑलरेडी यहाँ पे बनाया गया था, और उसमें देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक विधेयक भी लाया गया था, और बाद में 1967 हो गया, 1969 में हो गया। यहाँ पे भी कुछ अलग अलग कमेटी आई है, जैसे कि यहाँ पे चंदा समिति है, ठीक है। सबको ध्यान में रखने के बाद अब ये जो लोकूर समिति है, कुल मिला के 5 ऐसे चीज़ों को चिन्हित किया कि अगर इन 5 चीज़ों को जो अगर कोई मान रहा है, चाहे वो, ठीक है, किसी भी क्षेत्र से बिलोंग क्यों ना करता हो, उसको भाई हम लोग ट्राइब की कैटेगरी में रखेंगे ही रखेंगे। जैसे कि वो 5 चीज़ें हैं, ध्यान से आप लोग देखते चलिए। नंबर 1 है यहाँ पे आदिम लक्षणों के संकेत। अब इसका देखिए आसान नहीं है, इसमें पूरा का पूरा मैं, ठीक है, 2-2, 3-3 घंटे आपको मैं बताते रह जाऊंगा कि आदिम लक्षणों के यहाँ पे संकेत यहाँ पे क्या हो सकता है। तो आपको समझना है जो भी आदिम मतलब क्या होता है, सबसे पुराना, ठीक है। अब इस पुरातन कैटेगरी में, ठीक है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में बार बार ब्लेम लगता है कि भाई वो लोग सांप खाते हैं, ठीक है, कुत्ते का मांस खाते हैं। तो आदिम जो लक्षण के जो संकेत है यहाँ पे, इस चीज़ को यहाँ पे माना जा सकता है, क्योंकि भारत का जो मुख्य धारा में रहने वाले लोग खासकर, ठीक है, यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसको, ठीक है, एक रेसिज्म के तौर पे इसको नहीं लेना है, बिल्कुल आपको एक न्यूट्रल होके सोचना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो देखिए चाइना वगैरह में, मंगोलिया वगैरह में, ठीक है, बहुत सारे जगहों पे उसका सेवन किया जाता है। तो ये आदिम लक्षण के जो संकेत है, हम और आप, ठीक है, बिल्कुल इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जब भी किसी भी कम्युनिटी को अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में रखा जाता है तो बाकायदे ध्यान रखिएगा, उसके लिए कमेटी यहाँ पे आएगी, पूरी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, तब जाके वो, ठीक है, कोई भी जो कम्युनिटी है उस कैटेगरी में आ सकती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे विशिष्ट संस्कृति, आप लोग समझते चलिए, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क करने में जो संकोच है। नॉर्थ ईस्ट को बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आप भी, या फिर चाहे यूपी में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में देखिए कालाहांडी कितना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहाँ पे, कि पता चलेगा कि एक गांव में महज 1 से 2 चापाकल ही मौजूद है। स्वस्थ, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब पीने के लिए पानी तक वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। भौगोलिक यहाँ पे अलगाव है, और 5वां है यहाँ पे पिछड़ापन। ये जो 5 जो लक्षण है, ध्यान रखिएगा, ये 5 जो लक्षण है हम और आप डिसाइड नहीं करेंगे, डिसाइड करेगा, ठीक है, कमेटी करेगा। उसके बाद फिर ये मामला जाएगा, ठीक है, संसद में जाएगा, फिर वो मामला राष्ट्रपति के पास जाएगा, तभी जाके वो, ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पे लाया जा सकता है। उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। अब बात हम लोग करते हैं भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आधारभूत सुरक्षा के उपाय यहाँ पे कौन कौन से किया गया है, अर्थात जनजातियों के लिए यहाँ पे कौन कौन से सुरक्षा के उपाय किया गया है। खासकर आज़ादी के बाद से ही ये तो, ठीक है, चल ही रहा था। तो देखिए भारत का जो संविधान है, नंबर 1 पे ध्यान रखिएगा, जनजाति अर्थात ट्राइब शब्द को परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता है। यद्यपि अनुसूचित जनजाति शब्द को संविधान में अनुच्छेद 342 के माध्यम में, मतलब यहाँ पे शामिल किया गया था।
आर्टिकल 342 आप देख सकते हैं, पूरा पूरा उसमें मेंशन किया गया है। अब इसमें एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे एसटी से संबंधित आर्टिकल को एक जगह यहाँ पे कंपाइल कर दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे संविधान की 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्यों में एक जनजाति सलाहकार परिषद अर्थात ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल की यहाँ पे स्थापना का प्रावधान करती है। अब अलग अलग थोड़ा एक सेगमेंट देखते हैं, जैसे कि शैक्षणिक हो गया, प्रशासनिक हो गया, राजनीतिक हो गया। इन सारे चीज़ों में इन जनजातियों को संविधान ने कौन कौन सा अधिकार दिया हुआ है। नंबर 1 है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंडामेंटल राइट से हम लोग शुरू करते हैं, अनुच्छेद, ठीक है, 12 से चूँकि शुरू हो जाता है। तो आर्टिकल यहाँ पे 15 का सब आर्टिकल 4 क्या कह रहा है कि अन्य पिछड़े वर्ग, इसमें अनुसूचित जनजाति को भी इसमें शामिल किया गया है, उनकी उन्नति के लिए यहाँ पे विशेष प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 15 मूवी भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि किसी व्यक्ति को धर्म, लिंग, ठीक है, इन सारी चीज़ों के साथ उसको किसी भी प्रकार का, ठीक है, भारत में मतलब डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 29 है यहाँ पे कि अल्पसंख्यकों को इसमें अनुसूचित जनजाति भी शामिल है, इनके हितों का यहाँ पे संरक्षण होगा। उसी तरीके से देखिए अनुच्छेद यहाँ पे 46 हो जाएगा, क्योंकि 46 सब चला जाएगा उधर, ठीक है, DPSP की तरफ या फिर फंडामेंटल ड्यूटी की तरफ यहाँ पे चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टता अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से वृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है, स्टेट, आप समझ सकते हैं यहाँ पे, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में यहाँ पे रखा जाता है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए जितना यथासंभव हो सके वो कार्य करेगी ही करेगी। तो इसमें अब अनुसूचित जनजाति भी आएंगे। उसके बाद यहाँ पे अनुच्छेद 350 में इसमें विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे राजनीतिक सुरक्षा उपाय यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो नंबर 1 है यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण, यही 330 के तहत यहाँ पे किया गया। अब देखिए सीटों का जो आरक्षण को लेके आपको पता होगा, वहीं रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा जब द्वितीय गोलमेज पूरी तरीके से असफल हो गया था, तो रैमसे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री हुआ करता था उस समय, उसने भारत में मौजूद सारे वर्ग के लोगों को अलग पूरी तरीके से पृथक निर्वाचन दे दिया। उसमें हरिजन लोग भी थे, ध्यान रखिएगा, उनको भी पूरी तरीके से, माने दलित आप कह सकते हैं, उनको भी एक पृथक निर्वाचन दिया गया था, सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया था। और उसकी डिमांड यहाँ पे की गई थी बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा, और फाइनली गांधी के आमरण अनशन के द्वारा पूना पैक्ट के माध्यम से वो ख़त्म हुआ। तो उसके बाद से उसी में चूँकि यहाँ पे भाई अंबेडकर के द्वारा बोला गया कि अब भाई सेपरेट इलेक्टोरल हमें नहीं दे सकते हो, तो भाई कुछ जगहों पर जहाँ भाई हमारी संख्या अधिक है वहाँ पे, ठीक है, कुछ सीटों को रिजर्व कर दो, और वहीं से देखिए ये चलता गया, ठीक है। तो जनजातियों के लिए भी यहाँ पे रखा गया, 330 में इसको रखा गया है। अनुच्छेद यहाँ पे 337 है, राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। किसी भी स्टेट में देख लीजिए जहाँ पे अगर उनकी जनसंख्या अगर है, ठीक है, जो भी मापदंड है कितनी जनसंख्या होनी चाहिए वहाँ पे होगा ही होगा। जैसे, ठीक है, बिहार में आप देख सकते हैं। अनुच्छेद यहाँ पे 243 की बात किया जाए तो पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण भी यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे अलग अलग स्टेट, ठीक है, अब बिहार में ही देख लीजिए, बिहार में आप देखेंगे तो वहाँ पे आज के समय में पंचायतों के लिए, ठीक है, खासकर महिला, ठीक है, महिलाओं को वहाँ पे भी दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। प्रशासनिक सुरक्षा उपाय को लेकर देखिए क्या क्या है। तो अनुच्छेद 275 है, यह अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें एक बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को विशेष निधि यहाँ पे प्रदान करने का प्रावधान करता है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे वेलफेयर स्टेट की यहाँ पे बात की जा रही है, या फिर वेलफेयर, ठीक है, जो स्कीम के तहत इनको लाने की बात किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों के लिए हाल में सरकार के द्वारा की गई पहल क्या है। तो ऐसा नहीं है सरकार इतने दिनों हाथ में हाथ धर के बैठी हुई है, देखेंगे तो समय समय पे, ठीक है, बहुत सारी योजनाएं भी इनको चलाया गया है, हर एक क्षेत्र के लिए चलाया गया है। जैसे कि ट्राइफेड है, ठीक है, ये तो देखेंगे तो मोदी गवर्नमेंट ने ही इसको चलाया है।
ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको दो स्तर पर चलाया गया है कि सबसे पहले जो छोटे छोटे जो लघु उत्पाद होते हैं जंगलों से निर्मित यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि अगर बांस है जंगलों में तो उन बांसों का प्रयोग जो जनजाति है बिल्कुल अपने हस्तकला के रूप में कई सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे लघु उत्पाद। और इन लघु उत्पादों को बेचने के लिए, सेल करने के लिए ध्यान रखिएगा विपणन की सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। तो ये किसके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा ट्राइफेड के द्वारा। दूसरा हो जाएगा जनजातीय विद्यालयों का डिजिटल परिवर्तन। आज जब पूरी दुनिया यहाँ पे डिजिटलाइज हो जा रही है तो जनजातीय देखिए बिल्कुल ही उनको भी उस चीज़ से यहाँ पे अवगत कराना होगा ताकि उनको भी एक गुणवत्तापूर्वक या फिर कह सकते हैं ना कि एक मतलब एक समृद्ध जो शिक्षा है उन तक पहुँचनी चाहिए, जो कि यहाँ पे डिजिटलाइजेशन के माध्यम से काफ़ी हद तक संभव हो सकता है। तीसरा है यहाँ पे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास, सब इसी में यहाँ पे आ जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे चिन्हित किया जाता है, टारगेट किया जाता है, क्योंकि ट्राइब में भी देखेंगे तो बहुत सारी कम्युनिटी है, जैसे कि ठीक है द्रौपदी मुर्मू को जो संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, जो ट्राइबल में काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि एक प्रोग्रेसिव कम्युनिटी के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। लेकिन और भी अभी देखेंगे तो निचले तबके के जो कम्युनिटी जो है यहाँ पे खासकर ट्राइब लोग अभी भी वो बहुत पीछे हैं, तो वैसे लोगों के लिए यहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री वन धन योजना, ये वही चीज़ है वन धन योजना, ठीक है, क्योंकि पूरी तरीके से वन को ठीक है धन के रूप में कन्वर्ट किया जाए, लेकिन इसमें भी बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन है। इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ठीक है वन्य कानून को लगा के, वन कानून को लगा के बहुत सारे जो जनजातीय जो ठीक है लोगों के अधिकारों के यहाँ पे ठीक है कहीं न कहीं मारा गया है। इसके बाद यहाँ पे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, ये काफ़ी फेमस है, ठीक है, गांव देहातों में थे बहुत अधिक, आज भी ये चलता है, ध्यान रखिएगा। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय टोटल संख्या अभी वर्तमान में देखा जाएगा तो 384, ध्यान रखिएगा 384 बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं और उनका एक सब संस्था के रूप में कार्य करता है, जो एक एक गाँव में या फिर छोटे छोटे ठीक है बस्ती वगैरह में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये भी ये सब देखिए यहाँ पे कहीं न कहीं गवर्नमेंट के द्वारा ये सारी स्कीमें यहाँ पे चलाई जा रही है। अब उसके बाद बात कर रहे हैं कि भारत में जनजातियों के समक्ष ठीक है विद्यमान जो समस्याएं क्या क्या है। अब ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है देखिए, नंबर 1 यहाँ पे लिटरेसी की कमी, एजुकेशन की कमी, देखिए कितना यहाँ पे है, शिक्षा की कमी बहुत अधिक है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत बेहतर यहाँ पे कार्य किया गया है, खासकर मिजोरम जैसे स्टेट में कि एक ट्राइबल बहुल होते हुए भी वहाँ पे देखेंगे तो अभी अच्छा खासा स्थान रखता है, खासकर लिटरेसी रेट में। शिक्षा की कमी में विद्यालय में देखिए आधारभूत संरचना की यहाँ पे कमी आपको दिखाई देगी। इसके अलावा ठीक है आधारभूत संरचना का जो कारण है जैसे न्यूनतम शिक्षण सामग्री, ठीक है, कोई वेल एजुकेटेड टीचर नहीं मिलेगा, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो नहीं मिलेगा, ठीक है, एक हेल्दी जो ठीक है ना जो इकोसिस्टम होना चाहिए हल्का स्वच्छता को लेके ये आपको दिखाई नहीं देगा। शिक्षा से तत्काल आर्थिक लाभ भी यहाँ पे नहीं होगा। समझिए इस चीज़ को कि कोई भी ठीक है जिस पेरेंट्स के पास बहुत अधिक मतलब उनके पास धन नहीं है, जमा पूंजी नहीं है, आज भी आप लोगों में से बहुत वैसे लोग होंगे जिनके पास ठीक है जिनके माता पिता किसी तरह मतलब खींच रहे हैं, ठीक है, किसी तरह पैसे दे रहे हैं। अगर वैसा स्टूडेंट देखिए समय पे पढ़ के नौकरी अगर उसको नहीं मिलेगा तो फिर वो पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है माँ बाप का बेकार हो जाएगा और लंबे समय तक वो ठीक है पैसे भी नहीं दे सकते हैं पढ़ने के लिए। भारत में ऑलरेडी एज फैक्टर काफ़ी इसमें ठीक है अधिक है बाकी यूरोपीय देशों के कंपेरिजन में, पश्चिमी देशों के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे समझना होगा कि शिक्षा से तत्काल आर्थिक लाभ नहीं होगा। पेरेंट्स रुक नहीं सकते हैं तो बोलेंगे जाओ भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, दूसरा कोई यहाँ पे रोज़गार करो। और दूसरा रोज़गार करने में समस्या क्या है, सिर्फ पेट भर सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसका ग्रोथ या फिर बहुत अधिक नहीं हो सकता है जितना एक वेल एजुकेटेड अगर कोई कार्य करता है और उसके बाद का जो ग्रोथ होता है। शिक्षा जो कार्यक्रम है देखिए क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किया गया, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी भी बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटी है माने आप जाएंगे तो वो हिंदी भी नहीं बोलते, उनके जो क्षेत्रीय जो भाषा थी आपको समझ ही में नहीं आएगा, सीधे सर से ऊपर चला जाएगा। तो अगर उस भाषा में शिक्षा दिया जाएगा तो अब खुद सोचिए कि फिर तो मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाएंगे, समस्या यहाँ पे उनकी आएगी ही आएगी।
दूसरी समस्या यहाँ पे विस्थापन और पुनर्वास। ये इसमें गवर्नमेंट का मैं बहुत बड़ा मैं दोष मानता हूँ, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी जो विशाल आबादी रहती है, ठीक है, या फिर भारत के विकास के नाम पे मैं तो ये बोलता हूँ कि एक बहुत बड़ी आबादी के सपनों को पूरा करने के लिए, या फिर ठीक है, भारत अपनी खजाने को भरने के लिए, जो भी आपको ठीक है कह सकते हैं, इसमें चूंकि बहुत सारे पर्यावरणवेत्ता हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे जो समाज में जन जागरूकता वाले आदमी हैं, वैसे लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, विरोध भी करते हुए आपको नजर आएंगे। विस्थापन और पुनर्वास सबसे बड़ा इसका जो कारण है, देखिए, जनजातीय भूमि का अधिग्रहण। और चूंकि जनजातीय लोग आसपास नदियों के किनारे, जंगलों के आसपास, या फिर जहाँ ठीक है रिच मिनरल से खनिज संसाधन है, वही उनका निवास स्थान होता है, तो वैसे जगहों से उनका विस्थापन किया जा रहा है उन संसाधनों को दोहन करने के लिए। अब समझिए, उन संसाधनों के दोहन करने के लिए, ठीक है। तो जनजातीय भूमि का अधिग्रहण, जैसे कि बड़े इस्पात संयंत्रों को लगाना, बिजली परियोजनाओं को यहाँ पे लगाना, ठीक है। इसमें बड़ा एग्जाम्पल आया जाएगा छोटा नागपुर का क्षेत्र, झारखंड का एक बहुत बड़ा इलाका, ठीक है, उड़ीसा का आप कह सकते हैं कि उत्तरी भाग वाला इलाका, उड़ीसा हो जाएगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, यहाँ पे भर भर के ट्राइब रहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी जो ऐसी जो स्कीमें देखेंगे तो जनरली ये पूर्वी घाट की तरफ, इधर पूरब के क्षेत्रों की तरफ होगा, लेकिन इतना विकास नहीं होगा। सारे चीज़ यहाँ पे जो भी यहाँ पे औद्योगिकरण की जो वस्तुएं हैं, ठीक है, रॉ जो मटेरियल है, देखेंगे तो इसको पश्चिम के क्षेत्रों की तरफ यहाँ पे स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये उतना डेवलप हो ही नहीं पा रहा है, आज भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है। उसके बाद देखिए, शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास उनके लिए मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण है। सोचिए, किसी भी एक नन ठीक है एजुकेटेड व्यक्ति को अगर आप वेल एजुकेटेड लोगों की जगह आप छोड़ देंगे तो उसका क्या हाल होगा। ट्राइबों की तो दूर बात है, वहीं हाल है ट्राइब, ठीक है। माना जाता है कि छोटे गाँव में, गाँव भी बहुत बड़ा नहीं, छोटे गाँव में, या फिर बिल्कुल ही मुख्य धारा से कटे हुए बहुत सारी जो बस्तियाँ हैं गाँव में रहती है। सोचिए, एक लक्षद्वीप का, अंडमान निकोबार द्वीप जैसे द्वीपों में रहने वाले आदिवासियों को अगर अचानक आप उठा के दिल्ली में डाल देंगे तो क्या होगा, उनका तो दिमाग ही काम करना बंद कर देगा। तो आपको समझना है कि एक साइकोलॉजिकल जो समस्या है, देखिए, उन जनजातियों के साथ होता ही होता है। विस्थापन तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे पुनर्वास यहाँ पे उनका नहीं हो पाता है। जब विस्थापन हो रहा है एक जगह से, ठीक है, गवर्नमेंट को उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उसी रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसका एक अंश खर्च करना चाहिए इन जनजातियों में भी, ताकि इनकी भी अच्छे तरीके से लाइवलीहुड की सुविधाएं यहाँ पे आ पाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, स्वास्थ्य और पोषण की समस्या, ये भी वैसे ही है। आर्थिक पिछड़ेपन और असुरक्षित आजीविकों के कारण देखिए बहुत रोगों का प्रसार होता है। देखिए, मलेरिया, हैजा, डायरिया और पीलिया। सोचिए, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, रहने के लिए एक बेहतरीन आवास नहीं यहाँ पे मौजूद है, तो स्वच्छता कहीं न कहीं देखेंगे आप तो एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है। और ध्यान रखिएगा, जो भी ठीक है ना, उनके अंदर बहुत अधिक जो एंटीबॉडी है ना, आप देखेंगे तो चूँकि यहाँ पे वे स्वच्छ वातावरण में रहने वाले लोग हैं। अब देखिए, दिल्ली वाले तो काफ़ी समझ रहे हैं ना, उनके अंदर जो एंटी जो बॉडी है काफ़ी हद तक यहाँ पे विकसित हो चुका है। चीज़ों को समझना है, बहुत सेंसिटिव यहाँ पे है। बाहर से कोई भी बीमारी जाएगी, उनको तुरंत वो चीज़ यहाँ पे घर कर लेगी। इनके पास मेडिसिन भी नहीं है कि भाई उन बीमारियों से लड़ने के लिए कोई एंटीडोट वगैरह, कोई टैबलेट वगैरह, ठीक है, ये सब यहाँ पे दे सकें। तो ये जो बीमारियाँ हैं बड़ी तेज़ी से उनके एरिया में फैलना शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि आज भी देखेंगे, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग की मातृत्व जो दर है उनमें काफ़ी अधिक आपको दिखाई देगा। लिंग अनुपात भी आप देखेंगे जनजातियों में, तो मेल और फीमेल को लेकर बहुत अधिक भेदभाव नहीं है। वहाँ पे अच्छी खासी जो सेक्स रेशियो देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन वही है अगर आप ठीक है पूरा का पूरा मातृत्व दर की बात करेंगे, बच्चों के मरने की दर की बात करेंगे, तो वहाँ पे सबसे अधिक आपको मिलेगी। क्यों? कारण यही है, लौह तत्व की कमी, एनीमिया हो गया, जो ठीक है माता को इंस्टेंट चाहिए ही चाहिए। देखिए, आयरन की गोली वगैरह आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, ठीक है, गर्भवती महिला को दिया जाता है। उच्च शिशु मृत्यु दर अभी मैंने बताया, ठीक है, आदि कुपोषण जनित जो समस्याएं हैं उनके बीच एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है। और इन सबके पीछे ठीक है देखेंगे तो सबसे बड़ा जो कारण है लाइवलीहुड की समस्या। लैंगिक मुद्दे की हम लोग बात करें तो देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण का ह्रास तेजी से हो रहा है, वनों का विनाश बड़ी तेजी से हो रहा है, तेजी से सिकुड़ते संसाधनों की वजह से महिलाओं की स्थिति पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है।
पूरा का पूरा उनका लाइफ स्टाइल यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब सोचिए वो उस इकोसिस्टम पे रह रहे थे जहाँ पे उनके अकॉर्डिंग सारा चीज़ चल रहा था, लेकिन मानवीय गतिविधियों की वजह से हम और आप ही तो इसे बर्बाद कर रहे हैं। इसके वजह से उन्हें कितना ठीक है नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो समस्या तो है यहाँ पे। अगर उस चीज़ से अगर ठीक है किसी वर्ग समुदाय को अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे कोशिश करना चाहिए कि उसका एक अंश ठीक है इन जनजातीय समुदाय को भी दिया जाना चाहिए। जैसे उड़ीसा में बहुत सारा प्रोजेक्ट चला, बहुत जो मिनरल जो रिच है वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो ट्राइब लोग रखते थे उनका माइग्रेशन करवा दिया गया, बड़ी बड़ी कंपनियाँ गई, खदानों को खोदा गया, लेकिन लेकिन ध्यान दीजिएगा ठीक है और उनके लिए खर्च यहाँ पे नहीं किया गया। गवर्नमेंट भी चूँकि यहाँ वोट बैंक की राजनीति नहीं है तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे चुपचाप देखती रह जाती है। खनन हो गया, उद्योग हो गया और व्यवसायीकरण के लिए जनजातीय क्षेत्रों के खुलने से जनजातीय समूह के पुरुष और महिलाएं बाजार देखिए अर्थव्यवस्था के क्रूर संचालन के अधीन आ गए हैं, क्योंकि इनके अंदर ठीक है ना मसल्स पावर यहाँ पे अधिक होता है। महिलाएं भी अच्छी खासी कार्य कर लेती है, लेकिन यही है कि दिमाग जो है ना उनका पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, तो उनको बरगला के बहुत सारी यहाँ पे समस्या हो जा रही है। देखिए उपभोक्ता और महिलाओं के वस्तुकरण की यहाँ पे वृद्धि हो रही है। आगे चल के आप देखेंगे जैसे मार्क्स वगैरह का जो विचार देखेंगे ना इतना खतरनाक आएगा। मार्क्स बोलेगा है कि देखिए शादी विवाह इसीलिए लाया गया ना, शादी विवाह जो है पूंजीपतियों की एक तरीके से देन है। शादी विवाह करने से क्या होगा कि जो मेल है ठीक है वो तो उसको चाहिए ही चाहिए, लाइवलीहुड का साधन पूरा का पूरा चाहिए। इससे क्या होगा कि वो उद्योगों में कार्य करेगा, विवाह कर लेगा तो अपने बाल बच्चों को भी ला लेगा। समस्या फिर भी उसको रहेगी तो अपने बाल बच्चों को भी क्या करेगा कि धीरे धीरे वो ठीक है हमारे लिए पूरी तरीके से मजदूर बना के रख देगा। तो एक अजब गजब आपको विचार दिखाई देगा, लगेगा कि क्या बोल रहा है, लेकिन लॉजिक तो है उसमें। अस्मिता का यहाँ पे क्षरण देखिए, यहाँ पे आदिवासियों की परंपरा, संस्थाएं और कानून आधुनिक संस्थाओं के साथ संघर्ष की स्थिति में आ रहे हैं। ये तो अंग्रेजों के समय से ही यहाँ पे हो रहा है। अस्मिता देख रहे हैं ना, मतलब पूरी तरीके से आप कहिए ठीक है अस्मिता ठीक है, इज्जत प्रतिष्ठा जिसको आम भाषा में लोग बोलते हैं कि भाई हमारे अस्मिता के साथ इज्जत प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो सोचिए इनके साथ तो कब से हो रहा है। जो आदिवासियों में अपनी अस्मिता को बनाए रखने के बारे में आशंकाओं को यहाँ पे जन्म दे रहा है। कई सारे यहाँ पे आप कह सकते हैं सुधार देखिए धीरे धीरे हो सकता है इनमें। इंस्टेंट अगर सुधार होगा तो एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बनेगा, तो धीरे धीरे यहाँ पे इनको प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये सब तो हो ही रहा है। जनजाति बोली और भाषाओं का विलुप्त होना यहाँ पे चिंता का एक अन्य कारण है, क्योंकि यह आदिवासी अस्मिता के क्षरण का संकेत है। हर एक कम्युनिटी अपने कल्चरल एक्टिविटी को ठीक है मतलब बचाए रखना चाह रही है कि भाई कम से कम इससे हमें एक जुड़ाव रहेगा, लेकिन यहाँ पे इन पे हस्तक्षेप करके ख़त्म किया जा रहा है। तो देखिए कहीं न कहीं समस्या आएगी ही आएगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे भारत में जनजातियों को सशक्त बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, पूछा जा सकता है। क्या क्या अप्रोच हो सकता है जनजातियों के लिए। नंबर 1 है स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। यही है देखिए अभी चल रहा है, दूरस्थ जो भी जनजातीय आबादी वाला क्षेत्र है मोबाइल चिकित्सा शिविर लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए। सोचिए अभी बैंकों के द्वारा ठीक है घर घर बैंक यहाँ पे चला दिया गया है, एटीएम मशीन चला दिया गया है पैसों के लिए। तो क्या किसी मरते हुए महिला को, किसी मरते हुए व्यक्ति को चलाने के लिए सरकार इतना भी नहीं कर सकती है? बहुत बड़ा प्रश्न लगा रहा है ठीक है। इसमें आपको ध्यान देना चाहिए। मोबाइल चिकित्सा शिविर यहाँ पे लगाना चाहिए ताकि उन तक स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ पे पहुँच सके। गर्भवती जनजाति महिलाओं के लिए देखिए एम्बुलेंस, आपातकालीन परिवहन की भी यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। और स्वास्थ्य कार्यकर्ता मतलब होता है ना जन जागरूकता के लिए, जैसे आशा वगैरह का नाम काफ़ी अभी ठीक है भारत में प्रचलित हो रहा है, तो आशा जैसे कार्यकर्ताओं को, वेल एजुकेटेड कार्यकर्ताओं को लगाना चाहिए ताकि इनको ठीक है कोई भी रोग है उसके बारे में समझा सके, मार्गदर्शन, चिकित्सकों के नुस्खे समझा सके, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में रोगियों की मदद। ठीक है, ये सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए बल्कि राजनीति, शिक्षा ठीक है, स्वास्थ्य, हर एक क्षेत्र में सब चीज़ होना चाहिए। इनको जन जागरूक बनाने का पूरी तरीके से प्रयत्न चाहिए। और कहीं न कहीं ये भी आपके एक मूल कर्तव्यों में से एक है, ध्यान रखिएगा। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी है कि भाई जो लोग पहले से आगे जा चुके हैं वे थोड़ा इनको सपोर्ट करते चले, क्योंकि आपके जाने के पीछे, आगे जाने के पीछे ही कारण है कि भाई कहीं न कहीं इनके साथ या फिर इनके संसाधनों का दोहन करके ही कोई आगे बढ़ा है।
खाद्य और पोषण सुविधा में सुधार देखिए आसान मापदंडों के साथ बड़े पैमाने पर यहाँ पे लघु आंगनबाड़ियों का गठन और जनजातीय क्षेत्रों में अनाज बैंकों का विस्तार कुछ ऐसी रणनीतियाँ हैं जिन्हें जनजातीय क्षेत्रों में अब तक पहुँच से बाहर लोगों तक पहुँचाने के लिए अपनाया जा सकता है। अभी भी देखिए ये गांव में चल रहा है, लेकिन स्पेशल कह रहा है कि ट्राइबल कम्युनिटी को ये सब किया जाना चाहिए। रोजगार और आय सृजन को लेकर देखिए यहाँ पे वैतनिक रोजगार या स्वरोजगार के अवसर प्रदान यहाँ पे करना चाहिए, ताकि यहाँ पे गरीबी हो गया ऋणग्रस्तता की बेड़ियों से मुक्त हो सके। चूँकि आज भी बहुत सारे ट्राइब देखेंगे तो बंधुआ मजदूर टाइप का, ठीक है, चूँकि मैं बार बार बोल रहा हूँ शिक्षा की कमी है तो इनका दिमाग उतना खुल नहीं पाएगा और ये आज भी ये कर रहे हैं। ठीक है, स्वरोजगार उपक्रमों के लिए माइक्रो क्रेडिट का यहाँ पे विस्तार करने और कार्य अवसरों की अनुपलब्धता पर मनरेगा जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन करने का भी यहाँ पे प्रयास किया जाना चाहिए। बड़ी मात्रा पे देखिए मनरेगा, समझ रहे हैं ना, मतलब कम से कम 90 दिनों का रोजगार तो इनको मिले, ताकि इनकी जो आय है सुदृढ़ हो सके, बेहतरीन हो सके। ठीक है, लघु वनोपजों का, ठीक है, संग्रह और उनके विपणन को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जो इनके, ठीक है, प्रोडक्ट है, बांस की बहुत सारी प्रोडक्ट या बहुत सारी, समझ रहे हैं ना, पेंटिंग हो गया, मैंने लघु हस्त करघा के रूप में, ठीक है, बहुत सारा चीज़ होता है। जैसे दिल्ली वगैरह में, जब दिल्ली में इंटरनेशनल, ठीक है, जब फेयर लगता है दिल्ली में, पटना में, फिर अलग अलग शहरों में लगता है, तो देखिए गवर्नमेंट प्रयास करती है कि इन जनजातियों के कुछ उत्पाद को वहाँ पर रखा जाए, ताकि जो भी, ठीक है, विदेशी लोग आए, बाहर से लोग आए, या फिर हमारे ही देश में मौजूद जो उच्च वर्ग के लोग हैं इनके वस्तुओं को खरीद पाए, ताकि इनको आय का एक बहुत बड़ा, ठीक है, स्रोत मिल पाए। तो ये भी आपको समझना है। ठीक है, ये भी किया जा सकता है। जल संसाधनों का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है इनके लिए। ठीक है, बहुत सारी जो बीमारियाँ आज जल से हो रही है, देखिए, तो राष्ट्रीय, समझ रहे हैं ना, जल से हो रही है आज, पहले नहीं होता था। ठीक है, आज तो इतना इंसान, समझ रहे हैं ना, केमिकल चीज़ों का नदियों में हर जगह देखिए कहीं न कहीं इंसान, ठीक है, उसका पूरी तरीके से दुरुपयोग करने में लगा है, और आदिवासी समुदाय बिल्कुल उससे कटी हुई है। तो उसको समस्या तो आएगी नहीं आएगी यहाँ पे, लेकिन समस्या आ किसके रही है? मुख्य धारा में रहने वाले लोगों की वजह से। इसीलिए उनकी ड्यूटी है, समझिए इस चीज़ को। राष्ट्रीय जल नीति का अधिक प्रभावी कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता है, ताकि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और पेयजल के प्रावधान, वाटर शेर प्रबंधन, वर्षा जल संचयन और जल बचत पद्धतियों पर विशेष यहाँ पे कवर किया जा सके। प्रभावी जल संसाधन प्रबंधन और जल संसाधनों को प्रदूषण से बचाने के लिए देखिए ग्रामीण और जनजातीय आबादी के बीच शिक्षा और जन जागरूकता का भी प्रसार आवश्यक है। जिसे कि इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, झूम कृषि। ठीक है, अब सोचिए झूम कृषि में भले ही प्रोडक्शन यहाँ पे कम होता है, लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ पे देखेंगे तो पर्यावरण का जो उतना ह्रास नहीं आपको होता दिखाई देगा, जितना केमिकल चीज़ों का हम प्रयोग कर रहे हैं। देखिए आजकल हरियाणा पंजाब की भूमि जो जर्जर होते जा रही है, लेकिन जहाँ जहाँ देखिए झूम कृषि होती है, थोड़ा तत्कालिक समस्या है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ें फिर से वैसे हो जाएगी। ठीक है, तो झूम कृषि देखिए उससे पॉजिटिव भी है यहाँ पे, फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट भी उसका, निगेटिव एस्पेक्ट भी आपका यहाँ पे आपको समझना है। लेकिन थोड़ा सा इस झूम कृषि को निगेटिव एस्पेक्ट में यहाँ पर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एक जगह, ठीक है, वनों की सफाई करके, वनों को काट करके वहाँ पे, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन करके वहाँ से, ठीक है, माइग्रेट कर लिया जाता है। खासकर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में किया जाता है, आज भी होता है। ठीक है, जनजातीय महिलाओं का सशक्तिकरण, ठीक है, कहा जाता है ना कि अगर एक किसी फैमिली में एक पुरुष पढ़ता है तो एक पुरुष पढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी एक फैमिली में अगर एक महिला वेल एजुकेटेड होके जाती है तो पूरे उस फैमिली को वो, ठीक है, पूरी तरीके से वेल एजुकेटेड बना देती है। तो यही हाल है जनजातियों के साथ महिलाओं को लेके, खासकर संयुक्त वन प्रबंधन, पंचायती राज संस्थाओं में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका को बढ़ावा देना चाहिए। महिला संगठनों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता और पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए व्यापक अभियान के साथ साथ, देखिए जादू टोना एक शब्द आ रहा है, बड़ी ज़्यादा समस्या देखेगी आपको। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में, ट्राइबल इलाकों में लोग अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाते हैं। कोई बाबा जाएंगे, ठीक है, कोई, ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप के जो इसमें लोग होंगे उनका, ठीक है, कितनी बार शोषण हो जाता है उनके, ठीक है, जमा पूंजी को भी लोग लेके भाग जाते हैं। तो समस्या तो है यहाँ पे, तो कहीं न कहीं इसमें भी कार्य करने की ज़रूरत है, और कार्य होगा, कानूनी कार्य हो सकता है, ठीक है, प्रशासनिक उपाय भी यहाँ पे हो सकता है, जो करना बहुत ज़रूरी है।
और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ब्रिज की मैं चर्चा करूँगा, काफ़ी चर्चा में रहता है और संरचना के विकास को लेके कह रहा है कि उनके स्थानीय क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए सहयोग कर सकती है, जो भी ठीक है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल है मेघालय में लिविंग यहाँ पे रूट ब्रिज है, देख पा रहे हैं ना यहाँ पे। मतलब बरसात के दिनों में इतना कारगर मतलब ये साबित होता है और इसको कोई बड़ी कंपनियां नहीं बना सकती है, ठीक है। इनको बनाने का जो सबसे शानदार टेक्निक है इन जनजातीय लोगों के पास है। जो भी ये देख रहे हैं ना ये पेड़ वगैरह, पेड़ों के बीच से ही ये लोग इस तरीके से नदी बना देंगे। अब सोचिए पेड़ों के बीच से अगर यहाँ पे पुल बना देंगे, पुल में लोग आसानी से यहाँ पे आवागमन कर सकते हैं। क्या इसमें कोई इतना बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है? लेकिन इसकी निपुणता जनजातियों के पास है। अब कितना भी बाढ़ आ जाए, कितना भी बारिश हो जाए, इनका आवागमन कभी रुक नहीं सकता है। तो भाई इसे भी मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, लिविंग रूट ब्रिज। उसके बाद यहाँ पे सामाजिक समावेशन को बात किया जाए, भेदभाव हो गया, उनके अलगाव, शर्म और अपमान की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न की है। जनजातियों के बीच आत्म बहिर्वेशन को यहाँ पे अवसर दिया जाना चाहिए। सामाजिक समावेशन माने समाज में उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, हर एक व्यक्ति का ड्यूटी है। जनजातीय लोगों की क्षमता और गरिमा की पहचान करने के लिए देश की गैर आदिवासी आबादी के बीच जागरूकता की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि देश की एकता और अखंडता और बंधुत्व की भावना को सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है ना। इंडिया में लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, समझ रहे हैं ना, ये सारी जो क्लास है देखिए, सब यहाँ पे सबके साथ समस्याएं हैं, लेकिन ये सब मिल के अपनी समस्याओं को सुलझाने में कभी यकीन नहीं करते हैं। सबको लगता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। अगर एक लोअर क्लास है उसके पास एक अपर मिडिल क्लास वाला व्यक्ति आ जाए तो फिर उसको हे दृष्टि से देखना जाएगा कि देखो भाई ये गरीब है, ये समझना है। और यहाँ पे सबसे जो निचले पायदान में, ध्यान रखिएगा, निचले पायदान में अब यहाँ पे ट्राइब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो ऊपर के लोगों के यहाँ पे ड्यूटी बनती है, क्योंकि ऊपर तुम लोग गए हो तो कहीं ना कहीं देखिए इसके पीछे, ठीक है, एसटी के अधिकारों को यहाँ पे मारा गया है। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है, तभी कोई जाके ऊपर गया है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इतना कॉन्सेप्ट आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आ रहा था आप लोग फीडबैक देते रहें, नीचे कमेंट करते रहें, ताकि इस तरह की और भी जो ज्वलंत जो टॉपिक है आप लोगों के सामने डेली के डेली मैं ला सकूं, हम लोग ला सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करते रहें। चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, जुड़ने का ठीक है अवसर प्रदान करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।